हेलो स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, इनके क्या इस्तेमालात हैं। पेज नंबर 182 और 183 पे ये टॉपिक दिया हुआ है। अच्छा, इसमें हम जिन पॉइंट्स को आज कवर करेंगे वो ये है कि स्टेबल अनस्टेबल न्यूक्लियर क्या होते हैं, ठीक है, इनका डिफरेंस क्या है। तो इनकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम रेडियो आइसोटोप्स की डेफिनेशन को देखेंगे, एग्जाम्पल्स कौन सी हैं इसकी, ठीक है, इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, मेडिकल फील्ड में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में किस तरीके से इनका इस्तेमाल हो रहा है, और कौन-कौन से ऐसे रेडियो आइसोटोप्स हैं जो कि इन फ़ीड में इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, ये बात आप याद रखिएगा कि रेडियो आइसोटोप्स को आर्टिफ़िशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि ये एलिमेंट्स कुदरती तौर पर तो रेडिएशंस को इमिट नहीं करते, ठीक है? बल्कि इन्हें इस तरीके से बनाया जाता है कि ये अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट करना शुरू कर देते हैं। तो इसी वजह से इन्हें आर्टिफ़िशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है? बाय द वे इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं, तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके। अच्छा, ये आपकी बुक के ऊपर लेंथी पैराग्राफ के फॉर्म में जो है एक्सप्लेनेशन काफ़ी दी हुई है, तो मैंने कोशिश यही की है कि बजाय कि इसको अलहदा पेज के ऊपर लिखूँ, ठीक है, डायग्राम बनाऊँ या कोई इसके लिए डेरिवेशन करूँ आपकी बुक के ऊपर, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो एक्सप्लेनेशन फॉर्म में है, तो कोशिश करता हूँ कि बुक से ही मार्क करवा दूँ आपको, ठीक है। तो जो भी लाइनें मैंने यहाँ पे मार्क की हुई हैं, आप साथ-साथ मार्क करते जाइएगा। सबसे पहले तो इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियाई का डिफरेंस लिखा हुआ है। स्टेबल न्यूक्लियाई ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं, ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 82 तक होता है, ठीक है? और ये न्यूक्लियाई कुदरती तौर पर अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट नहीं करते, क्योंकि ये पहले से ही स्टेबल होते हैं। तो इसी वजह से रेडिएशंस को इमिट ही नहीं करेंगे, क्योंकि रेडिएशंस या एनर्जी तो वो निकालते हैं अपने अंदर से जो कि अनस्टेबल होते हैं। तो स्टेबल जो हैं ये रेडिएशंस को भी इमिट नहीं करते और उनका एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 82 तक होता है। और जो अनस्टेबल होते हैं उनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है और वो कुदरती तौर पर अपने अंदर से एनर्जी को निकालते रहते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज़ की फ़ॉर्म में। ठीक हो गया? तो ये डिफ़रेंस है स्टेबल का और अनस्टेबल का। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ये जो स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, इनको हम अनस्टेबल बना सकते हैं, ठीक है? इनको भी मतलब कि ऐसे एलिमेंट बनाया जा सकता है जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं। क्योंकि आमतौर पर स्टेबल जो न्यूक्लियाई होते हैं, ये अपने अंदर से रेडिएशंस को नहीं निकालते। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसकी मदद से हम इनको अनस्टेबल बना देते हैं, फिर ये अपने अंदर से रेडिएशन को निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसके जब ये स्टेबल अनस्टेबल बनेंगे, तो जो हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई आएँगे, उनको बेसिकली रेडियो आइसोटोप्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ज़रा डेफिनेशन, द स्टेबल एंड नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कैन आल्सो बी चेंज्ड इनटू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कि स्टेबल और नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में बदला जा सकता है, तब्दील किया जा सकता है बाय बम्बार्डिंग दैम, अगर हम उनके ऊपर हमला करवाएँ या उनके ऊपर अटैक करवाएँ विद प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन की मदद से, न्यूट्रॉन्स या अल्फ़ा पार्टिकल्स की मदद से। मतलब ये है इस लाइन का कि अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स का इन स्टेबल न्यूक्लियाई के ऊपर हमला करवाएँ, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ इन स्टेबल न्यूक्लियाई के साथ अटैक करवाते हैं, क्योंकि बम्बार्डिंग का मतलब होता है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ पार्टिकल्स विद हाई स्पीड। कि जब पार्टिकल्स बड़ी ज़्यादा स्पीड के साथ एक मुसलसल फ्लो करते हैं ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, तो उसके लिए हम बम्बार्डिंग का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, मतलब कि सिंपल जो है अटैक करना। तो जब ये न्यूट्रॉन, अल्फ़ा पार्टिकल्स और प्रोटॉन्स इन स्टेबल न्यूक्लियाई के ऊपर अटैक करते हैं, तो इनको बना देते हैं अनस्टेबल, ठीक है, या इनको बना देते हैं रेडियो आइसोटोप्स। तो यही बात आगे लिखी हुई है। सच आर्टिफिशियली प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और रेडियो आइसोटोप्स। ठीक हो गया? तो अगर स्टेबल को स्टेबल और नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम बम्बार्डिंग करवा कर अनस्टेबल बना दें, ठीक है, तो इसके नतीजे में ऐसे एलिमेंट या न्यूक्लियाई बनेंगे जो कि अपने अंदर से रेडिएशंस को निकाल सकते हैं, ठीक है, उनको हम रेडियो आइसोटोप्स या फिर उनको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरा नाम मैंने आपको बताया था इसका, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी। ठीक हो गया? अब इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी बुक के ऊपर दी हुई है। ये हमारे पास यहाँ पे सोडियम न्यूक्लाइड दिया हुआ है, ये स्टेबल है। इसके ऊपर न्यूट्रॉन की जब बम्बार्डिंग करवाई जाएगी, ठीक है, न्यूट्रॉन का जब इसके ऊपर अटैक करवाया जाएगा हाई स्पीड के साथ, तो ये कर देगा सोडियम को कन्वर्ट अनस्टेबल न्यूक्लाइड में, या रेडियो आइसोटोप्स इसको बना देगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले सोडियम का मास नंबर 23 था, अब ये 24 हो गया, ठीक है। लेकिन जो एटॉमिक नंबर है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर आप न्यूट्रॉन का भी देखें यहाँ पे 0 लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन ये 1 ऐड हो जाएगा 23 में, तो 24 आ जाएगा। बहुत सारी गैमा रेज़ भी इसके दौरान जो है वो रिलीज़ होंगी,
तो अब ये मतलब कि हमारे पास एग्जांपल है किस तरीके से आप एक स्टेबल सोडियम न्यूक्लाइड को अनस्टेबल रेडियो आइसोटोप में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय बम्बार्डिंग ऑफ न्यूट्रॉन। दूसरी एग्जांपल है अल्फ़ा पार्टिकल को भी अगर हम मतलब कि इसकी बम्बार्डिंग करते हैं किसी स्टेबल एल्यूमिनियम न्यूक्लाइड के ऊपर, तो वो अनस्टेबल न्यूक्लाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इसके दौरान एक न्यूट्रॉन भी रिलीज़ हुआ है, क्योंकि अल्फ़ा के टोटल जो मास नंबर है यहाँ पे 4 है, जबकि एल्यूमिनियम का जो है वो 27 है। तो 27 में अगर आप ये 4 ऐड करें तो 31 आता है, लेकिन यहाँ पे 30 है। बेसिकली एक न्यूट्रॉन यहाँ पे रिलीज़ हुआ है। तो ये 4 नहीं, आप इसमें ऐड करेंगे 3 एल्यूमिनियम के अंदर ऐड हो जाएंगे, तो 27 प्लस 3 करेंगे तो 30 आ जाएगा। और एक जो हमारे पास यहाँ पे मास नंबर मतलब कि रहेगा वो न्यूट्रॉन की फॉर्म में एक अलहदा से मतलब कि पार्टिकल के तौर पर अलहदा हो जाएगा। जबकि मास नंबर अगर आप देखें हीलियम का 2 है, सॉरी एटॉमिक नंबर 2 है, तो ये 2 अगर आप 13 में ऐड करें तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो एक न्यू एलिमेंट बन जाएगा जिसका मास नंबर 30 है और एटॉमिक नंबर 15 है, तो इसको फास्फोरस रेडियो आइसोटोप्स कहेंगे। तो अब ये स्टेबल से अनस्टेबल पोजीशन में आ गया। ठीक हो गया। तो ये तो हमारे पास दो एग्जांपल हो गई कि किस तरीके से रेडियो आइसोटोप्स जो है वो बनाए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या क्या इस्तेमालात हैं इनके। तो मेडिसन फील्ड, मेडिसन में, ठीक है, इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें कि मेडिसन में, इंडस्ट्री में या एग्रीकल्चर में ये किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, तो पहला पॉइंट तो ये है कि ट्रेसर के तौर पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि ट्रेसर का मतलब होता है, अगर हम लफ्ज़ी मीनिंग पे आएँ तो इसका मतलब होता है पता लगाने वाला या खोज लगाने वाला। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई इन्फेक्टेड ऑर्गन है, ठीक है, या कोई हिस्सा ख़राब है या बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, कोई बॉडी के अंदर डिफेक्ट्स मौजूद हैं, तो उनका पता लगाने के लिए इन ट्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जब हमें उन ऑर्गन का पता चल जाता है कि बॉडी का कौन सा हिस्सा जो है वो इन्फेक्टेड है, तो फिर हम उसकी मतलब कि उसकी डायग्नोसिस जो है स्टार्ट कर लेते हैं, उसका इलाज जो है वो हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट देखें तो रेडियो एक्टिव ट्रेसर और केमिकल कंपाउंड्स कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, कि रेडियो एक्टिव ट्रेसर दरअसल ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि रेडियो आइसोटोप्स की कुछ मकदार पर मुश्तमिल होते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर या जानवरों और पौधों के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन के मेटाबॉलिज्म को देखने के लिए या जानने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब इस लाइन का ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्टेड पार्ट हैं या पौधों के अंदर मुख्तलिफ तरह की फर्टिलाइज़र की ग्रोथ किस तरीके से होती है बेसिकली, या पौधे कितना फर्टिलाइज़र ऑब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, उस चीज़ को देखने के लिए जो है वो इन ट्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है। अब एग्जांपल से आपको ज़्यादा इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब अगर हम बात करते हैं मेडिकल फील्ड में, तो रेडियो आयोडीन 131 एक ऐसा मतलब कि एलिमेंट है, एक ऐसा रेडियो आइसोटोप्स है जो कि थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग की मॉनिटरिंग को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारी बॉडी में एक थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, तो वो किस तरीके से काम कर रहा है हमारी बॉडी में, प्रॉपर उसकी वर्किंग हो रही है कि नहीं हो रही, उसको देखने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए हम आयोडीन 131 का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी बॉडी में जाके थायराइड ग्लैंड में एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब कि जज़ब हो जाता है, ठीक है, जिससे फिर हम जो है डिटेक्टर की मदद से चेक कर लेते हैं कि वो किस तरीके से जो थायराइड ग्लैंड है हमारी बॉडी में वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये मॉनिटरिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक दूसरा रेडियो आइसोटोप जिसका नाम फास्फोरस 32 है, इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रेन के अंदर मौजूद ट्यूमर्स के इलाज के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये बात आप याद रखें कि ये किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ब्रेन ट्यूमर्स का के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। द मेलिग्नेंट पार्ट ऑफ द बॉडी अब्जॉर्ब मोर क्वांटिटी ऑफ आइसोटोप्स एंड दिस हेल्प्स इन ट्रेसिंग द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब इसका ये है, अच्छा, मैलिग्नेंट का मतलब होता है ख़राब होना, किसी चीज़ का मतलब कि मुतासर होना। तो हमारी बॉडी के अंदर जो मुतासर हिस्से होते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो हिस्सा ख़राब है, जिसमें कोई ना कोई डिफेक्ट्स होता है, तो वहाँ पे ये आइसोटोप ज़्यादा जज़ब होते हैं। ठीक है, तो जब ये ज़्यादा जज़ब होते हैं तो फिर एक डिटेक्टर की मदद से हम पता लगा लेते हैं, उसको लोकेट कर लेते हैं कि बॉडी के कौन से हिस्से ने ज़्यादा आइसोटोप्स को, रेडियो आइसोटोप्स को ऑब्जॉर्ब किया है। ठीक है, तो फिर हम उसकी डायग्नोसिस या उसका इलाज जो है वो शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के ऑर्गन्स को लोकेट करने में जो कि ख़राब होते हैं। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, ये वाला पैराग्राफ इंडस्ट्री के ऊपर था, ऊपर वाला सारा मेडिकल वाला था।
तो इंडस्ट्री के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है मशीनों के मुख्तलिफ़ हिस्सों को की वियर एंड टियर को लोकेट करने के लिए। मतलब कि मशीनें जब चलती हैं तो उनके हिस्से मूविंग पार्ट्स होते हैं, वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, वियर एंड टियर उनकी स्टार्ट हो जाती है। तो उसका पता लगाने के लिए भी इन ट्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? क्योंकि जब उन पार्ट्स का पता चला लिया जाएगा तो फिर उनकी रिपेयरिंग शुरू हो सकती है। ठीक है? तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा ये अंडरग्राउंड जो पाइप्स होते हैं, ठीक है? वहाँ पे अगर कोई लीकिंग होना शुरू हो गई है, ठीक है? वो पाइप्स जो है हो गए हैं, तो उसको लोकेट करने के लिए भी इन ट्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उन पाइप की भी रिपेयरिंग कर ली जाए। ठीक है? इसके अलावा अगर हम एग्रीकल्चर वाली फ़ील्ड में देखें तो एग्रीकल्चर में रेडियो फास्फोरस 32 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? ये क्या काम करता है? इट इज़ यूज़्ड टू ट्रेस एंड फाइंड आउट हाउ वेल द प्लांट्स आर अब्सॉर्बिंग द फॉस्फेट फर्टिलाइज़र। मतलब कि पौधे कितना ज़्यादा फॉस्फेट फर्टिलाइज़र अब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है? इस चीज़ को देखने के लिए फास्फोरस 32 रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? क्योंकि फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए, ठीक है? तो इसी वजह से जब हमें पता चल जाएगा कि कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, ठीक है? पौधे को इन फर्टिलाइज़र की, तो फिर उसके लिए हमें जो है वो मतलब कि वर्किंग करना आसान हो जाता है। तो इसी वजह से ये एग्रीकल्चर फ़ील्ड के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक हो गया? अब सेकंड पॉइंट है मेडिकल ट्रीटमेंट में इनका कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, पहले तो हमने देखा कि ट्रेसर के तौर पर ये कैसे इस्तेमाल होते हैं किसी मतलब कि पता लगाने के लिए इन्फेक्टेड पार्ट का। लेकिन अब इन ट्रीटमेंट के लिए भी होते हैं, मतलब कि आप इससे इलाज भी कर सकते हैं। जैसे कि बॉडी के अंदर जो कैंसर के सेल होते हैं या ट्यूमर्स होते हैं, उनका इलाज जो है वो कोबाल्ट 60 से हो जाता है। ये एक ऐसा रेडियो आइसोटोप्स है। इसके अलावा ये होती हैं, इससे जो निकलने वाली रेडिएशंस होती हैं कोबाल्ट 60 से, वो पेशेंट के अंदर मौजूद जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, मतलब कि जो इन्फेक्टेड मतलब सेल हैं या जो ट्यूमर्स मौजूद हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। तो कोबाल्ट 60 एक ऐसा रेडियो आइसोटोप्स है, जो हमारी बॉडी में मौजूद सेल्स को और ट्यूमर्स को, कैंसर के जो सेल्स और ट्यूमर्स होते हैं, उनके इलाज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे जो रेडिएशंस निकलती हैं, वो मरीज़ के अंदर मौजूद उन सेल्स को ख़त्म कर देती हैं, जो कि इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक हो गया? तो ये तो हमारा टॉपिक हो गया आज का, यहाँ तक इसको करते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम कार्बन डेटिंग स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।